वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सपोनेंट यानी घातांक का चैप्टर। ये टॉपिक मैथ्स का फाउंडेशन होता है। अलजेब्रा, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर जगह यूज़ होता है। अगर आपको एक्सपोनेंट अच्छे से समझ आ गए तो आप फ्यूचर के चैप्टर भी इजीली समझ जाओगे। एक्सपोनेंट यानी कि घात बताता है कि एक नंबर को कितनी बार अपने आप से ही गुणा किया गया है। मान लीजिए मैं एक नंबर ए ले लेता हूँ और इसको ए से ही गुणा कर देता हूँ, तो मेरी गुणा ए को ए से कितनी बार हुई? 2 बार। जैसे अगर मैं लिखूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना है, लेकिन 2 को 3 बार 2 से ही गुणा करना है, ना कि 2 को 3 से गुणा करना है। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 और इसके ऊपर लिख सकते हैं छोटा सा 3। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ते हैं 2 की घात 3, और हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 रेज्ड टू द 3rd पावर, या सिंपली हम इसे कह सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पर 2 आधार है यानी बेस है, और 3 है यहाँ पर घात यानी एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी कह सकते हैं सिंपली। तो हम इस वीडियो में पावर शब्द का यूज़ करेंगे। तो पावर एक ऊपर लिखा हुआ छोटा सा नंबर होता है जो बताता है कि इतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें इससे पता चलता है कि 2 को 3 बार 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। सोचो अगर मैं लिखूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे ही मैं गुणा करते चला जाऊँ, तो सोचिए कितनी लंबी लाइन बनेगी। इसी रिपीटिशन को शॉर्ट में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं पावर यानी घात का। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं लिखूं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब यहाँ 3 यानी बेस कितनी बार गुणा किया गया है, कितने से गुणा किया गया है नहीं, कितनी बार गुणा किया गया है अपने आप से ही। तो यहाँ 3 4 बार गुणा हो रहा है, तो इस 4 को हम ऊपर लिख देते हैं पावर की फॉर्म में। प्यारे बच्चों, इसको देखकर ये मत समझिएगा कि हमें 3 की गुणा 4 से करनी है। नहीं, ये 3 की पावर 4 का मतलब हुआ हमें 3 को 3 से ही 4 बार गुणा करनी होती है। तो नीचे जो 3 लिखा होता है बड़ा, इसको कहते हैं बेस यानी आधार, और ऊपर जो छोटा 4 लिखा होता है इसे कहते हैं पावर यानी घात। अगर मैं लिखूं 8 की पावर 6, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा आधार यानी बेस, और जो ऊपर छोटा 6 लिखा हुआ है ये हो जाएगी पावर यानी घात। इसी तरह से अगर हम लिखें 25 की पावर 11, तो 25 यहाँ पर हो जाएगा आधार यानी बेस, और 11 हो जाएगी पावर यानी घात। और इसी तरह अगर हम लिखें -36 की पावर 15, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा बेस यानी आधार, और 15 हो जाएगा पावर यानी घात। इसी तरह से अगर हम लिखें -36 इस पूरे की पावर 14, तो यहाँ पर -36 हो जाएगा बेस यानी आधार, और 14 हो जाएगा घात यानी पावर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दोनों जगह बेस 36 है, लेकिन ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर 36 के ही ऊपर पावर है, ना कि पूरे होल के ऊपर पावर। नीचे 36
होल के ऊपर 14 पावर है, मतलब माइनस साइन भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। ऊपर माइनस साइन नहीं इंक्लूड किया गया है, 36 के ऊपर पावर है, नीचे माइनस साइन को इंक्लूड किया गया है और इस पूरे के ऊपर 14 पावर है, इसीलिए बेस में हमने नेगेटिव यूज़ किया है। अब आप समझ गए होंगे हम पावर का यूज़ करते क्यों हैं। क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाती हैं और पावर्स यानी घात जो है वो कैलकुलेशन को स्मॉल और सिंपल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर मैं लिखूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 4 बार 2 की मल्टीप्लाई, तो जैसा कि हमने अभी सीखा है जितनी बार मल्टीप्लाई होती है उतनी ही पावर बेस के ऊपर लिख दी जाती है। और यहाँ 2 को 2 से 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4 को हम 2 के ऊपर एज अ पावर लिख लेंगे, मतलब घात के तौर पे ऊपर लिख लेंगे। और 2 की घात 4 यानी 2 की पावर 4 होता है 16। और ये जो हमने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ये और कुछ नहीं इस 16 के गुणक हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड हैं या इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकाले नहीं आते तो उसके लिए कमेंट में बताइए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, घातांकों के कुछ नियम सीख लेते हैं। तो पहला नियम है घातांकों के गुणन का नियम, यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर मैं दो घातांकीय व्यंजक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की गुणा करता हूँ, जैसे a की पावर 4 गुणा a की पावर 3, तो यहाँ पर a की पावर 4 का मतलब हुआ a के 4 फैक्टर्स होंगे, यानी कि इस a के 4 गुणनखंड होंगे। और a की पावर 3 का मतलब हुआ इस a के 3 गुणनखंड होंगे, यानी कि 3 फैक्टर्स होंगे। तो अब हम a की पावर 4 गुणा a की पावर 3 को लिख सकते हैं इनके गुणनखंड यानी फैक्टर्स के फॉर्म में। तो a की पावर 4 को लिख सकते हैं a को 4 बार मल्टीप्लाई करके, और a की पावर 3 को लिख सकते हैं हम a को 3 बार ऐसे ही मल्टीप्लाई करके। तो अब हम टोटल काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल फैक्टर हो रहे हैं 7। और इसको लिख सकते हैं हम a की पावर 4 प्लस 3 यानी a की पावर 7 के फॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पावर्स को जोड़ा गया है। तो हमने यहाँ देखा अगर बेस सेम है और आपस में गुणा हो रहे हैं नंबर, तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। और हम इसी नियम को कहते हैं घातांकों के गुणन का नियम, यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हम इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। तो आपको याद रखना है जब सेम बेस वाली पावर वाली संख्याएं आपस में गुणा होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो चलिए हम इस लॉ के ऊपर कुछ एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। तो इन सभी उदाहरणों को हमें घातांकों के गुणन के नियम के अनुसार करना है, यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेस यानी आधार सेम है, तो हम इनकी पावर्स को सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4 प्लस 5 यानी 7 की पावर 9, और सिंपली ये आंसर हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल्स में भी सभी बेस सेम है, तो इसलिए हमें बेस को लिख लेना है और उसके बाद में इनकी पावर्स को सिंपली ऐड कर देना है, जो हो जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 6 और 5 की पावर 11, और ये होगा अपना आंसर। इस लास्ट एग्जाम्पल में दो बेस दी हुई है, 2 और 3। हमें यहाँ पर सिर्फ सेम बेस के पावर को ही जोड़ना है,
ना कि सभी पावर को। यहाँ 2 और 3 दो अलग अलग बेस हैं, तो हम 2 की पावर को एक साथ ऐड करेंगे और 3 की पावर को एक साथ। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4 प्लस 8 गुणा 3 की पावर 2 प्लस 5 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 2 5 7 8 15 यानी कि 15, और यही हो जाएगा अपना आंसर। दूसरा नियम है घातांक का भाग नियम, यानी क्वोशिएंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये नियम तब लागू होता है जब समान आधार यानी कि सेम बेस वाले पावर्स को डिवाइड किया जाता है। मतलब अगर बेस सेम है, आधार समान है, तो भाग करते समय बेस को वही रखा जाता है और पावर्स को माइनस कर दिया जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं b की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर n। याद रहे b जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि हर अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर m माइनस n। जैसे अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर की फॉर्म में। 2 को 5 बार 2 से ही गुणा करके, और नीचे 2 की पावर 3 को 2 से 2 को 3 बार गुणा करके। तो नीचे 3 फैक्टर हैं 2 के, और ऊपर भी 3 फैक्टर 2 के कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ बचेगी 2 की पावर 2। और जैसा कि हम सीख रहे हैं घातांक का नियम, उसके अनुसार हम पावर्स को माइनस कर देंगे। 2 की पावर 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो सिंपली 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो देखा, ये एक आसान तरीका है, इससे हम पावर्स को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम घातांक के नियम को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। तो इसे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2 यानी कि 3 की पावर 2। तो देखा आपने कितना आसान है इस तरह से क्वेश्चन को हल करना। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट लॉ और यहाँ लगेगा क्वोशिएंट लॉ। यहाँ पर लगेगा गुणन का नियम और यहाँ पर लगेगा घातांक का भाग नियम। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7 प्लस 3, और इसको हम भाग दे देंगे 5 की पावर 6 से। तो ये हो जाएगी 5 की पावर 10 भाग 5 की पावर 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 10 माइनस 6 यानी कि 5 की पावर 4। देखा कितना आसानी से आंसर आ गया। तो चलिए हम एक और नियम देख लेते हैं, शून्य घातांक का नियम, ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। इस नियम के अनुसार ज़ीरो के अलावा कोई भी संख्या अगर उसकी पावर ज़ीरो हो तो उसका मान 1 होता है। मतलब a कोई ज़ीरो के अलावा संख्या है तो a की पावर ज़ीरो का मान यानी कि उसकी वैल्यू 1 होगी। इसमें a की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर बेस ज़ीरो है, आधार ज़ीरो है, तो ज़ीरो की पावर ज़ीरो मैथ में अनडिफाइंड हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। मैथ में इसे अपरिभाषित या अनडिफाइंड माना जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेते हैं। अगर 5 की पावर 0 हो तो क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह से अगर 10 की पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1 होगी।
इसी तरह से -7 की पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1 होगी। x की पावर 0 तो भी वैल्यू 1 होगी। लेकिन x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर पाई की पावर भी 0 हो तो भी वैल्यू 1 ही होगी। मतलब कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या की पावर 0 होगी तो वैल्यू 1 होगी। -5 की पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी -1। -1 क्यों होगी ये? क्योंकि पावर जो है 0 वो 5 के ऊपर है, ना कि नेगेटिव साइन के ऊपर। तो इसीलिए इसकी वैल्यू -1 होगी। 0 के अलावा किसी भी रियल नंबर की वैल्यू अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है? तो आइए इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसा कि हम जानते हैं कोशेंट रूल के अनुसार a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। अगर सोचिए m की वैल्यू n के बराबर हो तो क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा a की पावर m माइनस m यानी कि a की पावर 0। और जैसा कि हम जानते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m दोनों सेम हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा 1। तो ऊपर और नीचे जैसे हम देख पा रहे हैं वहाँ पर क्वोशिएंट रूल से आ रहा है a की पावर 0 और यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 1। तो डायरेक्टली हो जाएगा a की पावर 0 बराबर 1। अब शायद आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसीलिए किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होती है। दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए इनके आंसर। मैं चेक करके बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स के आंसर्स सही हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल द मंगल खेड़िया मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।